नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क में। हम कर रहे हैं एनटीए नेट 2020 के लिए प्रिपेयर। जो टॉपिक चल रहा है वो है पेपर नंबर 2 कॉमर्स। हमारी जो यूनिट है वो है इनकम टैक्स एंड ऑडिट। हम कर रहे हैं क्लास नंबर 4। इससे पहले मैं 3 क्लासें ले क्लास नंबर 5, इससे पहले मैं 4 क्लासें ले चुका हूं। अगर आपने 4 क्लासें नहीं देखी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लासें देख लीजिए। इन सब क्लासों का लिंक मैं क्लास के एंड में शेयर कर दूंगा, तो आप उसे ईजिली देख सकते हैं। नॉर्मली एग्ज़ाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन इसका मीन्स ये नहीं है कि आप घर पे बैठ के एंजॉय करिए। क्वारंटाइन चल रहा है तो भाई घर पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सीरियस लीजिए। क्योंकि अगर आपको जेआरएफ गेन करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, जेआरएफ लेना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत इसलिए तब नहीं होगी जब एग्ज़ाम पास में आने वाले हैं। इस टाइम देख लीजिए सब बच्चे घर पे हैं, एक आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप जेआरएफ को गेन कर सकें या फिर आप जो भी आपको गोल है उसे अचीव कर सकें। तो इसलिए क्या है कि इस टाइम पे इस टाइम को यूटिलाइज करिए, अपनी बुक्स को उठाइए और पढ़ना चालू कर दीजिए। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हो, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हाउस प्रॉपर्टी। अब नॉर्मली हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, तो देखिए नॉर्मली हाउस प्रॉपर्टी सबको पता है यार, जिस घर में आप रहते हैं वो क्या कहलाता है, आपका हाउस कहलाता है, वही हाउस प्रॉपर्टी कहलाती है। लेकिन नॉर्मली इसके लिए इनकम टैक्स ने एक अलग प्रोविजन बनाया है, एक प्रावधान है जिसके तहत क्या होता है, टैक्स को पे किया जाता है और किस तरह से गवर्नमेंट चार्ज करती है टैक्स को, किस पे, आपके हाउस के। तो उसे सेक्शन किस में दिखाया गया, 22 में दिखाया गया हाउस प्रॉपर्टी। अब देखिए सेक्शन 22 क्या है भाई, चार्जिंग सेक्शन है। अब चार्जिंग सेक्शन क्या है, पहले जैसे इसने बोला भाई ये क्या बताता है, आपको बताता है कि किस किस पे हम क्या ले सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो क्या होगी, टैक्सेबल होगी, किसका, अंडर द हेड हाउस ऑफ प्रॉपर्टी का पार्ट माना जाएगा। क्लियर, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है। अब देखिए आप पढ़ते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे बात सबसे पहले क्या आता है भाई, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ। नॉर्मली अगर भी बात करें भाई क्या होती है, एनुअल वैल्यू की बात करता है। किसकी बात करता है, एनुअल वैल्यू की। यानी कि आप देखिए कोई भी घर प्रॉपर्टी आपके पास, तो उसकी ईयरली, एक साल में, एनुअल माने एक साल में कौन सा टाइम होता है भाई, 1 अप्रैल से लेके कितना होता है, 31 मार्च तक का समय होता है, जो क्या कहलाती है, एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ। बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू, इसमें क्या क्या आता है भाई, बिल्डिंग भी आती है, लैंड भी आता है और लैंड अपार्टमेंट भी आते हैं। होता है ना कुछ लोगों के पास अपार्टमेंट होते हैं, यार अपार्टमेंट में तो मैं नहीं रहता, खाली पड़े हैं मेरे, मैं तो कभी कभार चला जाता हूँ साल में 1-2 बार, तो मैं उस पर टैक्स क्यों दूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप पे बिल्डिंग और लैंड दोनों है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है, अगर आप पे उसकी अर्निंग है तो। और आगे लिखा ऑफ विच असेसी इज द ऑनर, कौन है भाई असेसी, कौन है असेसी। अच्छा असेसी कौन होता है, आप लोगों को पता होगा, सबके सब इनकम टैक्स सब ने ही पढ़ी है आप लोगों ने। तो असेसी कौन होता है भाई, ऑनर कहलाता है। जो भी पर्सन टैक्स पे करता है उसे हम क्या बोलते हैं, असेसी बोलते हैं। सेल बी चार्जेबल टू टैक्स, नॉर्मली इसके टैक्स पे गया था किसके अंडर, अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। नॉर्मली आप देखेंगे कि भाई बिल्डिंग है, लैंड अपार्टमेंट है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है जिसपे आपको कुछ अर्निंग हो रही है, उस पर आप क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं नॉर्मली। और जरूरी नहीं कि अर्निंग पे भी, नॉर्मली जिसपे आप रहते हैं उसको छोड़ के नॉर्मली जो भी बाकी सब चीजें हैं वो सब क्या कहलाती हैं, आपको टैक्स पे करते हैं। क्लियर, भले आपको खाली लैंड क्यों ना पड़ा हो, तो एक जो घर होगा आपका उस पे तो वो छूट दे देगी सरकार जिसपे आप रहते हैं, लेकिन बाकी में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, भले ही अर्निंग आपको हो या ना हो। क्लियर, अब देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, 2 घर हैं, 2 हाउस हैं आपके पास। क्लियर, ऐसे करते हैं जैसे क्या है कि भाई राम है और राम के पास क्या है, 2 हाउस हैं, और नॉर्मली क्या है, दोनों ही हाउस को वो क्या करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए यूटिलाइज करता है। किस लिए, पर्सनल यूज के लिए, वो दोनों घरों में रहता है। क्लियर, रेंट पे कुछ दोनों पे रहता है। अगर दोनों पे रहेगा तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भैया 2 घर है तेरे पास, तो हम क्या करेंगे, एक में तो तुझे छूट दे देंगे, एक में तुझे टैक्स पे नहीं करना है। यानी क्या करना है, टैक्स पे नहीं करना है, तुझे छूट है भाई, एग्जेम्प्टेड है। लेकिन जो दूसरा घर बचा है उस पे तो तुझे टैक्स पे करना पड़ेगा ना। क्लियर, तो गवर्नमेंट क्या मानती है, जिस पे आप रहते हैं उसी पे आपको क्या मिलेगा, क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा या फिर आपको छूट मिलेगी, बाकी पे आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। बिल्डिंग विल नॉट बी इंक्लूड सच
नॉर्मली क्या बिल्डिंग का वो पोर्शन, मतलब इसमें लिखा है बिल्डिंग विल नॉट बी इंक्लूड सच पोर्शन विच इज ऑक्यूपाइड बाय असेसी फॉर बिजनेस बाय प्रोफेशन। नॉर्मली इसने क्या बोला कि भाई ऐसी कोई बिल्डिंग, कैसी बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जिसे आप किस लिए यूज कर रहे हैं, इधर लिखा भी है स्पेशली किस लिए यूज कर रहे हैं आप, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, इधर लिखा भी है ऐसी बिल्डिंग जिसे आप क्या कर रहे हैं भाई, ऑक्यूपाइड बाय असेसी फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। किस लिए यूज कर रहे हैं, बिजनेस के लिए, आप बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर, या फिर कोई प्रोफेशन आप उसमें यूज कर रहे हैं, जैसे आपने उसे क्या करा भाई ऑफिस बना लिया तो क्या है वो प्रोफेशनल लिया, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर। जैसे नॉर्मली मान लीजिए कि आप पे बिल्डिंग तो एक ही है भाई, एक ही बिल्डिंग है, आप उस पर रहते हैं नॉर्मली, लेकिन आपने क्या करा कि बिल्डिंग का 50% पार्ट आपने क्या करा कन्वर्ट कर दिया किस में भाई, आपने कर दिया प्रोफेशनल के लिए, 50% क्या करा हमने अपने रहने के लिए, तो आप सेल्फ के लिए जो यूज कर रहे हैं, तो ये 50% पे तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया। फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, मैं उसे स्पेशल क्लियर कर दूंगा। तो इसीलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको समझ आ चुका होगा जो मैंने बताया भाई चार्जिंग सेक्शन क्या है, किस तरह से प्रयोग होता है और किस पे लगाया जाता है। अगला क्या है भाई सेक्शन 22। देखो सेक्शन 2 क्या है, ये बोलता है सेक्शन 2 सब सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 2 जो क्या बोलता है भाई कोई भी एनुअल वैल्यू रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी मींस, कौन सी, कोई भी प्रॉपर्टी मींस का, तो उसे भाई किस में दिखाएंगे, उसे दिखाएंगे अंडर सेक्शन 23 में। नॉर्मली बोला है कि भाई कोई भी एनुअल वैल्यू है जिसका रिलेशन हो रहा है प्रॉपर्टी से, किससे, प्रॉपर्टी से, टू इट्स एनुअल वैल्यू इज डिटरमाइंड, किससे फाइंड करते हैं हम लोग, हम फाइंड करेंगे सेक्शन 23 में। यानी कि ऐसे मान लो जो भाई सेक्शन 2 क्लोज 2 पे आप पहुंचे, उसने बोला कि मैं टैक्स नहीं बताऊंगा तुझे, तुझे जाना पड़ेगा 23 पे कि भाई 23 है वो बताए। सरकारी ऑफिस जाते हो ना, कभी जाओगे तो आपको दिखेगा, आप पूछोगे भैया ये काम कहाँ हो रहा है, वो कहेगा उस विंडो पे जाइए या उस विंडो पे जाइए, तो इस तरह से वो घुमाते हैं। तो वही, तो ये जो विंडो है ना तो वही है, बोल रहा है भैया सेक्शन 2 क्लोज 2 बोल रहा है कि आप जाइए किस पे जाइए, आप जाइए 23 पे जाइए, और 23 पे आप जाइए और वही बताएगा आपको टैक्स किस तरह से पे करना है। क्लियर। अब देखिए भाई 23 बोल दिया, अब हम कहाँ शिफ्ट होंगे भाई 23 पे शिफ्ट होंगे। अब देखिए 23 ये रहा, अब 23 क्या बोला है उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए 23 की बात करते हैं, तो 23 क्या बोल रहा, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22, क्या बोला, फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन 22 द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी। अब देखिए वर्ड लिखा है डीम टू बी, के डीम्ड टू बी माने क्या होता है कि मान लेना, कि मैं मानता हूं। क्लियर। इसने क्या बोला कि भाई मानता हूं कि इस तरीके से टैक्स पे करेगा। नॉर्मल लिखा है द फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22 द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी, यानी कि मैं मानता हूं। ठीक है, आप क्या मानते हैं, कैसे मानते हैं, तो पढ़ते हैं भाई। जैसे पॉइंट नंबर यहाँ पे ए है, तो लिखा है द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबल इज एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। नॉर्मली क्या है कि भाई सबसे पहले क्या बोला कि द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबल बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। लेट माने क्या है भाई, इसने लेट वर्ड यूज कर, लेट माने क्या होता है भाई, रेंट पे देना होता है ना, रेंट पे देना, लेट आउट कर देना, क्या करना, लेट आउट कर देना, लेट आउट माने कि रेंट पे देना। तो वही वर्ड बोला इसने क्या बोला है कि भाई, इसने वही बोला कि इसने क्या बोला है कि भाई द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबल बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम द ईयर टू ईयर। क्या है कि भाई हम मान लेते हैं या फिर उम्मीद करते हैं भाई, एक्सपेक्टेड करते हैं कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ईयर टू ईयर क्या हो जा रहा है भाई, आप उसे क्या करते हो, लेट आउट कर रहे हैं, उसे रेंट पे कर रहे हैं। ये क्या है हमारा 23(1) का ए है। क्लियर। अब देखिए बी पॉइंट क्या बोलता है, इसे समझेंगे एक एक करके, धीरे धीरे करके, मुश्किल नहीं है। क्लियर। अब देखिए इसने बी पार्ट क्या बोला, वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पास्ट द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड द एक्चुअल रेंट रिसीव। नॉर्मली क्या बोला, वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पास्ट द प्रॉपर्टी लेट आउट, यानी कोई भी प्रॉपर्टी जो पास्ट में क्या रही हो, लेट आउट रही हो, सॉरी ये पास्ट नहीं है, ये पार्ट है, एग्जैक्ट मिसप्रिंट है ये पार्ट। अब ठीक है, वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट द प्रॉपर्टी इज लेट आउट, यानी कि कोई प्रॉपर्टी या फिर उसका कोई पार्ट, मान लीजिए कि क्या है कि मेरे पास एक हाउस है और मैंने क्या करा, उस हाउस का 50% क्या करा मैंने भाई, एक ऑफिस बना लिया जिसमें मैं क्या करता हूँ, मैं अपना ऑफिस वर्क करता हूँ। 50% में क्या रहता हूँ भाई, मैं रहता हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैं खुद इसमें रहता हूँ फैमिली के साथ। तो जो 50% इसमें जो मेरा ऑफिस पर्पस के लिए है, या फिर क्या करा मैंने,
या फिर 50% ऑफिस छोड़ दिया, 50% मैंने क्या करा उसे रेंट पे दे दिया, तो जो भी इनकम होगी तो वो भी टैक्सेबल होगी। इसलिए लिखा है भाई, ये पास्ट नहीं पार्ट है, वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड द एक्चुअल रेंट रिसीव, क्या है कि भाई लेट आउट है और साथ में क्या हो रहा है कि भाई असल में उसे रेंट रिसीव हुआ है। क्लियर। साथ में और भी है, receivable by the owner in respect there of the excess of the sum referred in clause A, the amount so receivable। क्लियर। तो नॉर्मली क्या बोला है, ये क्या बोला भाई, पार्ट बी क्या बोला है कि भाई ऐसा कोई भी अमाउंट जो क्या है कि हम क्या करेंगे, जब ऐसा होता है तो ऑनर जो है, जो भी हमें प्रॉपर्टी रिसीव हुई वो क्या करेगा भाई, क्लॉज ए में चला जाएगा। क्लॉज ए कौन सा है, क्लॉज ए ये है। क्लियर। इन द एक्सेस ऑफ द सम रेफर्ड टू द अमाउंट सो रिसीव्ड और रिसीवेबल, एग्जैक्ट ये है कि भाई वो रिसीव हुआ है या फिर क्या हो, वो रिसीवेबल हो, तो वो भी क्या गएगा। ये थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। क्लियर। मिटा देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा। हाँ, अब करते हैं। तो इसने क्या बोला भाई, इसने आगे बोला है कि कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी अमाउंट हमें रिसीवेबल है तो ऑनर क्या करेगा, ऑनर जाएगा इस वाले में, किस में जाएगा, इस क्लॉज ए में शिफ्ट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही वो टैक्स पे करेगा। इधर लिखा है रिसीव्ड और रिसीवेबल, कि आपको वो रिसीव हो चुका है या रिसीव होने वाला है, तो वो दोनों ही केस में क्या होगा, हम कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, हम अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें ए में शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर। आगे देखिए, वेयर द प्रॉपर्टी और जो पॉइंट सी है हमारा, वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट, ये भी पार्ट है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक। वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट टू द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड वाज वेकेंट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड ऑनर इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ इज लेस देन द सम ऑफ रेफर टू द क्लॉज ए द अमाउंट टू रिसीव और रिसीवेबल। नॉर्मली क्या है कि इसने क्या बोला कि भाई ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पे क्या है कि आपका जो घर है वो क्या है कि भाई खाली रह गया है, क्या हुआ भाई, विकेंट है, खाली है। जब खाली रह गया है तो भाई उसने क्या बोला, ठीक है खाली रह गया, हमने मान लिया, और खाली जब रह गया है तो जो एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है उसमें से क्या करेंगे, हम उसे लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्लियर। अब देखिए काफ़ी आसान है, मुश्किल नहीं समझते हैं, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ, काफ़ी आसान है। जैसे सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था भाई 23(1) का ए, ये है ना। उसने क्या बोला, एक बार दोबारा देख लीजिए, उसने क्या बोला, एक मिनट से क्लीन कर देता हूं ताकि आप सबको साफ दिखाई दे। ठीक है, अब ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, इसने क्या बोला भाई, क्या करते हैं, प्रॉपर्टी माइट बी रीजनेबल, क्या है कि भाई जो भी है कि भाई जो भी हमें अमाउंट मिला है, लेट आउट हुआ है प्रीवियस ईयर में, वो क्या होगा, हम टैक्सेबल होगा, इसने बोला। अब देखिए इसे कैसे समझना है, इसे मैं एग्जांपल समझता हूँ कि भाई 23(1) की बात करते हैं। नॉर्मली सबको पता है, मैं आपको बता देता हूँ कि GAB निकालने का वर्किंग नोट होता है। कई लोग हो सकते हैं कई बुक में अलग तरह सिखा दे रखा है, लेकिन जैसे मुझे मेरे सर ने सिखाया था वैसे ही मैं आपको सिखाता हूँ। नॉर्मली GAB निकालने का तरीका क्या है कि देखिए काफ़ी आसान है, 1 2 3 और 4। देखिए GAB क्लियर। अब क्या है, एक्चुअल रेंट, इधर क्या आएगा भाई, MB क्या होता है, MB इज इक्वल टू होता है भाई म्युनिसिपल वैल्यू। अगला क्या है भाई, FV, तो ये क्या होता है, FV क्या होता है भाई, फेयर मार्केट वैल्यू। क्लियर। अब इधर क्या आता है भाई, इधर आता है ST का भी लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ST इज इक्वल टू क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड रेंट। क्लियर। अब इसमें दिक्कत क्या है कि भाई इधर हायर, नॉर्मली क्या है कि भाई इन दोनों में से विच एवर इज हायर, यानी कि इन दोनों में से कि इन दोनों में जो भी हायर होगा वो स्टैंडर्ड रेंट कहलाएगा। क्लियर। और फिर इन दोनों में जो भी हायर होगा तो वो क्या कहलाएगा, GAB कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, काफी आसान है। कि मान लीजिए क्या था कि मेरे पास एक घर था। क्लियर। अब जब घर था ना तो उस घर में क्या था भाई, मेरे पास एक मार्केट वैल्यू उस घर की कितनी थी, 10,000 थी।
फेयर वैल्यू जो होती है भाई वो थी उसकी 12,000, और जो मुझे एक्चुअल रेंट रिसीव हो रहा था ना वो हो रहा था 500 रुपये पर मंथ, 1500 रुपये पर मंथ, ठीक है, 1500 पर मंथ हो गया। अब देखिए केस बन गया। अब क्या करना है, सॉल्व करना है, जीबी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये तो डिटेल है भाई, पूरे साल मैंने क्या करा उस पर रेंट पे दे रखा, रेंट पे ना मुझे 1500 रुपये पर मंथ मिल रहे थे। कितने मिल रहे थे, 1500 पर मंथ मिल रहे थे। अगर ऐसा केस है अब आप सॉल्व करेंगे, देखिए MB की जगह क्या लिखेंगे, 10,000 म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू कितनी है भाई 12,000 रुपये रख दी, क्लियर। और एक्चुअल रेंट कितना हो रहा है रिसीव, तो 1500 रुपये इंटू में 12, क्लियर। अब ऐसा क्यों हुआ, 1500 क्यों हुआ, क्या है पर मंथ है ना, हर महीने के 1500 रुपये, तो भाई 12 महीने कितने होंगे बताइए, तो वो कितने हो जाएंगे हमारे, वो हो जाएंगे हमारे कितने, 18,000, 18,000, क्लियर। अब देखिए, अब इन इधर लिख दिया 18,000। सबसे पहले इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, 10,000 ज़्यादा है या 12,000 ज़्यादा है बताइए, कितना ज़्यादा है, 12,000, तो स्टैंडर्ड रेंट कितना, 12,000 ज़्यादा है, क्लियर। अब इन दोनों में देखिए कौन सा हायर है, देखिए इधर 12,000 इधर 18,000, तो हायर कौन सा है, तो 18,000 हायर है। तो जीएबी कितनी हो गई भाई, जीएबी हमारी कितनी हो गई, जीएबी हो गई हमारी 18,000, 18,000। तो ये क्या है, ये हमारे जीएबी निकालने का तरीका है जो बताता है कि भाई किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, किसे, जीएबी को फाइंड करते हैं, जो कि हमारा सेक्शन 23(1) बोलता है, द सम ऑफ विच द प्रॉपर्टी माइट बी रीजनेबल फॉर एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम द ईयर टू ईयर। क्या है कि हम मानते हैं, ठीक है, हम रीजनेबल है कि भाई हमने की उम्मीद करते हैं, रीजनेबल है कि भाई इतना अमाउंट हमें मिलेगा, तो उस पर किस तरह से जीएबी निकाली जाए तो वो बताता है। अब भाई ये जीएबी क्या होती है आपको पता होना चाहिए, जीएबी लिखा है ना मैंने। अब देखिए जीएबी की फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है किसी को ना पता हो। तो जीएबी का क्या होता है फॉर्मूला, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये क्या होती है भाई, ये होती है हमारी जीएबी होती है, क्लियर हो गया, आ गया समझ आपको। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 23(1) किस तरह से कैलकुलेट करता है जीएबी को। अब देखिए, अब अगला बढ़ते हैं। तो वो इसने क्या बोला, अब भाई बी पार्ट क्या बोला है, बी पार्ट ने तो सीधा बोल दिया है कि भाई हम क्या करेंगे, हम ए पे शिफ्ट हो जाएंगे, जैसा ए ने बोला हम वैसा काम करेंगे, क्लियर। तो सिंपल है, जब ऐसा है तो भाई हम क्या करेंगे, बी पे ए वाला ही, यानी कि जो ए में करा था हमने वही पार्ट, यानी कि जो ए और बी दोनों ही क्या होगा, दोनों ही सिमिलर हो जाएंगे। इसने बोला है नॉर्मली, काफ़ी आसान है, मुश्किल नहीं है, क्लियर। अब देखिए अगला पार्ट है, अगला पार्ट है जो जरूरी है बताना। इसने क्या बोला, वेकेंट पीरियड। क्या है, वेकेंट पीरियड, इधर लिखा भी है स्पेशली, मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, वेकेंट पीरियड, क्लियर। अब वेकेंट पीरियड है तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में सिर्फ एक चीज होगा कि हम क्या करेंगे भाई, करने का एक तरीका है, तो वो क्या करेंगे भाई, पहला क्या है कि भाई जीएबी निकालेंगे और माइनस कर देंगे क्या, जो भी आपका पीरियड था जो क्या है आपका निल रहा हो, यानी कि जिसमें आपको जो भी जो है क्या है वैकेंट पीरियड है ना, तो वो लिखेंगे क्या है, वैकेंट पीरियड वाला जो रेंट था लिख देते हैं, रेंट नॉट रिसीव्ड, तो वो इस केस में करते हैं, क्लियर। ये तो हो गया पार्ट 1। इसके ऑप्शन में एक और तरीका है, तो वो तरीका क्या है, देखिए सेम क्वेश्चन में हम करेंगे, अलग से नहीं करेंगे। तो भाई वो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या दिया भाई, जीएबी, एक मिनट शुरू से मिटा देते हैं ना। सबसे पहले क्या है, 1 2 1 2 ऐसे था ना, ये क्या है 23 का सी। अब सेम वही भाई, एम बी कितनी है 10,000, एफ बी कितनी है 12,000, जो एक्चुअल रेंट रिसीव है, ठीक है। एक मिनट जरा, रेंट रिसीव 1500 पर मंथ, और वैकेंट पीरियड कितना है, कितना है
2 मंथ। क्लियर, 2 महीने। अब 2 महीने का मीन्स क्या है भाई, 1500 इंटू में 2, 2 टोटल कितने हो गए भाई, 3000 रुपीज़। ये तो क्या निकला हमारा, वैकेंट पीरियड का अमाउंट निकल गया। अब करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, इधर लगाएगा एम बी, एफ बी, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट हो गया। इधर क्या आएगा भाई, एक्चुअल रेंट रिसीव। अगला क्या है, जीएबी, ये हो गया। अब देखिए एमबी के बदले क्या आएगा भाई, एमबी की वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपये। कितना है एमबी का, फेयर वैल्यू कितनी है, 12,000 रुपये। अब इन दोनों में कौन सा हायर है बताइए, तो 12,000 रुपये, 12,000 यहाँ पे आ गया। अब एक्चुअल रेंट कितना रिसीव होना था भाई, 1500, तो कितना हो गया 1500, 1500 इंटू में 12 कितना हो गया 18,000। तो इधर क्या लिखें, 18,000 माइनस 3,000, कितना बचा 15,000 ना। तो इन दोनों में 12 और 15 में कौन सा बड़ा है, तो वो है कितना है 15,000 रुपये। तो इसका जीएबी कितना है, कोई पूछे भाई जीएबी कितना है, तो आप बताएंगे जीएबी क्या है, जीएबी है 15,000 रुपये। क्लियर, आ गया समझ। आई होप आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी आसान बताया है मैंने किस तरह से कैलकुलेट करना है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल जो हम क्लास करेंगे उसमें हम सीखेंगे 23 और 4 के बारे में। इसके साथ ही अगर आपको क्लास पर अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, कौन से नोट्स चाहते हैं आप, पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका नाम है कॉमर्स नेटवर्क। आपको उस पर मिल जाएंगे। मैं जितनी भी हमारी पीडीएफ होती हैं क्लासेस की भी और उसके बाद नोट्स की भी, पेपर नंबर 1 कॉमन पेपर जो है हमारा, उसके साथ ही पेपर नंबर 2 कॉमर्स, तो ये दोनों ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा किस पे, हमारे कॉमर्स नेटवर्क जो चैनल है उस पर मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह डाउट आराम से फ्री होके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद हो या लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, जब तक बाय एंड टेक केयर।